स्वागत है इस नए विश्लेषण में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के कुछ नेता हमेशा इतने बेदाग और महान कैसे दिखते हैं? आज हम इसी भ्रम के पीछे छिपे असली रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने और अपना गंदा काम किसी और से करवाने की कला ने इन ताकतवर लोगों के हाथों को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर बेदाग छवि वाले नेता के पीछे छिपा होता है। आखिर ये ताकतवर लोग खुद पर कोई दाग कैसे नहीं लगने देते? कोई तो राज होगा ना। इसे समझने के लिए आज की हमारी ये चर्चा एक सीक्रेट मैनुअल की तरह काम करेगी। हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, द फ्लॉलेस लीडर इल्यूजन। दूसरा, द आर्ट ऑफ द स्केपगोट। तीसरा, डिप्लॉइंग द कैट्स पॉ। चौथा, द फॉल ऑफ द फेवरेट। और आखिर में द डेंजर्स ऑफ डिसेप्शन। ये पॉइंट्स हमें सत्ता, धोखे और इन चालाकियों की कमजोरियों का पूरा नक्शा समझा देंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द फ्लॉलेस लीडर इल्यूजन, और इसका सबटाइटल है द मैकेनिक्स ऑफ अनसॉइल्ड हैंड्स। ये हिस्सा हमें एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताता है। ताकतवर वो नहीं होते जो गलतियां ही ना करे, बल्कि असली ताकतवर तो वो है जो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी बड़ी ही सफाई से छुपा ले जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है बलि का बकरा, यानी स्केपगोट बनाने का। अब जरा इसके इतिहास पर गौर कीजिए। मूल रूप से ये एक प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान था। प्राचीन हिब्रू हों या एस्टेक सभ्यता, लोग अपने पापों या अपराध बोध को किसी बाहरी चीज, जानवर या इंसान पर डाल देते थे। सोचिए, एक प्राचीन धार्मिक परंपरा समय के साथ कैसे इंसानी मनोविज्ञान के सबसे बड़े और गहरे डिफेंस मैकेनिज्म में बदल गई। है ना हैरान करने वाली बात। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। सेक्शन 2, द आर्ट ऑफ द स्केपगोट, डिफेंसिव टैक्टिक्स इन लीडरशिप। अब देखते हैं कि जब शासकों को अपनी कोई बहुत बड़ी भयानक गलती छिपानी होती थी, तो ये कॉन्सेप्ट उनके बचने का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन जाता था। इसे समझने के लिए प्राचीन चीन की इस टाइमलाइन को देखिए। दूसरी शताब्दी के अंत की बात है। जनरल साउथ साओ ने अनाज की सप्लाई का गलत हिसाब लगा लिया। कुछ ही दिनों में सैनिकों के बीच भुखमरी फैल गई और विद्रोह की भनक लगने लगी। अब जनरल ने क्या किया? उसी दिन उसने अपने चीफ ऑफ कमिश्नरिएट यानी रसद अधिकारी का सिर कटवा दिया, जो कि पूरी तरह से बेकसूर था। सिर्फ सेना के गुस्से को शांत करने और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया गया। अब सन 1502 के रोमैग्ना में सिजेर बोर्गिया की कहानी तो और भी खौफनाक है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ एक क्रूर अधिकारी रिमेरो डी ओर्को को नियुक्त किया। रिमेरो ने वहां व्यवस्था तो कायम कर दी, लेकिन अपने क्रूर तरीकों की वजह से वो जनता की नफरत का शिकार हो गया। और बोर्गिया को ठीक यही चाहिए था। उसने तुरंत मंच संभाला, सार्वजनिक रूप से रिमेरो की निंदा की और उसे मरवा दिया। जरा इस चालाकी को देखिए। उसने ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख रखी थी ताकि वो खुद जनता का मसीहा बन सके। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। जी नहीं, आधुनिक युग के दिग्गजों ने भी अपनी साफ सुथरी छवि बनाए रखने के लिए इस तरीके का खूब इस्तेमाल किया। माओ त्से तुंग ने अपनी सांस्कृतिक क्रांति के फेल होने का पूरा ठीकरा अपने ही करीबी चेन पोता पर फोड़ दिया। वहीं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी पूरे 20 सालों तक अपनी राजनीतिक चालबाजियों का सारा इल्जाम लुइस होवे पर डालकर खुद को एकदम बेदाग रखा। तो अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर देखें, तो सत्ता का ये खेल शीशे की तरह साफ हो जाता है। बलि का बकरा यानी स्केपगोट एक डिफेंसिव टैक्टिक है, एक ढाल की तरह जो इल्जाम अपने सिर लेकर नेता की गलतियों को ढक लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैट्स पॉ एक ऑफेंसिव टैक्टिक है, एक छुपे हुए हथियार की तरह जो सारा जोखिम उठाता है और नेता का गंदा काम करता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। सेक्शन 3, डिप्लॉइंग द कैट्स पॉ, द ऑफेंसिव टैक्टिक ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर दूसरों को चालाकी से इस तरह कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कि वो खुद खुशी खुशी आग में कूदने को तैयार हो जाएं। दरअसल ये जो शब्द है ना, कैट्स पॉ, ये सीधे एक बहुत ही मशहूर दंत कथा से आया है। कहानी में होता यूं है कि एक चालाक बंदर को आग में सिके हुए चेस्टनट्स खाने होते हैं, लेकिन वो अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। तो वो क्या करता है, बड़ी ही चतुराई से एक बिल्ली के पंजे का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकाल लेता है। बस यही है वो रणनीति। जहां असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से सारे धागे खींचता है, उसका काम भी हो जाता है और उस पर आंच तक नहीं आती। इस टाइमलाइन में क्लियोपैट्रा के सफर को देखिए। 51 ईसा पूर्व में वो मिस्र के सिंहासन पर बैठी,
लेकिन 48 ईसा पूर्व में उसे निकाल दिया गया। फिर उसने क्या किया? उसने 47 ईसा पूर्व में अपनी सत्ता वापस पाने के लिए जूलियस सीजर को मोहरा बनाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 41 ईसा पूर्व में अपनी आखिरी जीवित बहन को रास्ते से हटाने के लिए उसने मार्क एंटनी का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे उसने अपने हाथ गंदे किए बिना इतने बड़े रोमन नेताओं को अपने कैट्सपॉ की तरह इस्तेमाल कर लिया। अगर हम इस काम करने के तरीके को स्टेप्स में समझें तो सबसे पहला और जरूरी काम है अपने असली मकसद को छिपाना और उस पर एक रहस्य का पर्दा डाल देना। याद है 3री सदी के रणनीतिकार चुकु लियांग ने क्या किया था? उसने बड़ी ही चालाकी से दुश्मन को फंसाया और उनसे अपनी फूस से ढकी नावों पर 1,00,000 तीर चलवा लिए। बस यही करना होता है, सही जानकारी प्लांट करो और सामने वाले को ये महसूस कराओ कि वो जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4, द फॉल ऑफ द फेवरेट, सैक्रिफाइसिंग क्लोज एसोसिएट्स। इस हिस्से में हम इस रणनीति के एक बहुत ही डार्क और क्रूर रूप को देखेंगे, जिसे इतिहास के कई सम्राटों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया है। अपने ही किसी बहुत करीबी इंसान की बलि चढ़ा देना सुनने में थोड़ा खौफनाक लगता है ना, लेकिन ये एक बेहद कारगर रणनीति रही है। जब किसी नेता के सबसे चहेते इंसान का पतन होता है तो आम जनता तुरंत ये मान लेती है कि पक्का इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। इससे होता क्या है, नेता पर से लोगों का सारा शक पलक झपकते ही दूर हो जाता है, और बोनस ये कि नेता को अपने एक ऐसे सहयोगी से भी छुटकारा मिल जाता है जो शायद उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। एकदम एक तीर से 2 निशाने। बाल्टज़ार ग्रेसियन का ये कोट इस पूरी क्रूर लॉजिक को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। मूर्खता मूर्खता करने में नहीं है, बल्कि उसे छिपाना पाने में है। प्रतिष्ठा इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि क्या छिपाया गया है, बजाय इसके कि क्या देखा गया है ना कितनी गहरी बात। ये कोट साफ कर देता है कि सत्ता के इस पूरे खेल में जो चीज़ें दुनिया की नज़रों से छिपी रहती हैं, वो अक्सर उन चीज़ों से कहीं ज़्यादा अहम होती हैं जो सबके सामने हैं। लेकिन देखिए, ये जो पूरा प्लेबुक है ना, ये काफी नाजुक भी है, और यही बात हमें लाती है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द डेंजर्स ऑफ डिसेप्शन, द कैटास्ट्रॉफिक रिवर्सल। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब इस कठपुतली के खेल में धागे अचानक से सबको बिकने लग जाएं। जरा फ्रांस की रानी कैथरीन डी मेडिसी के इस केस को देखिए। उसने एडमिरल कॉलिग्नी की हत्या के लिए एक प्रतिद्वंदी परिवार का इस्तेमाल किया, लेकिन हत्यारा अपने निशाने से चूक गया। और फिर क्या था? कॉलिग्नी को तुरंत समझ आ गया कि इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड कैथरीन ही है। जैसे ही ये प्रॉक्सी का पर्दा उठा, इसका नतीजा एक भयानक गृहयुद्ध और सेंट बार्टोलोम्यू ईव मैसेकर के रूप में सामने आया। मतलब जरा सी चूक और पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। तो फिर सवाल उठता है कि जब धोखा देना इतना रिस्की हो जाए तो नेता क्या करते हैं? यहाँ स्रोत हमें एक और दिलचस्प विकल्प देता है, प्लेइंग द पेनिटेंट, यानी पश्चाताप का नाटक करना। जब कोई नेता अपनी कुर्सी पर एकदम सेफ फील करता है तो वो कभी-कभी सीधे तौर पर अपनी गलती मान लेता है। आपको लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन असल में ऐसा करके वो लोगों के दिलों में और भी ज्यादा वफादारी या कभी-कभी डर पैदा कर देते हैं। ये किसी प्रॉक्सी के फेल होने वाले बड़े रिस्क से बचने का एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आपके लिए सोचने को एक बहुत ही दमदार सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस मॉडर्न पावर डायनामिक्स में किसके पंजे का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त बलि का बकरा कौन बन रहा है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इल्जाम मढ़ने और मैनिपुलेट करने की ये जो इनविजिबल ट्रिक्स है ना, ये आज भी हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर जगह काम कर रही हैं। शायद अब आप इतिहास और आज की खबरों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।